स्टार्ट कीजिएगा अपना प्रेजेंटेशन। यस सर। सर स्लाइड दिख रही है? हाँ, शो हो रही है स्लाइड आपकी। ओके। अगर आवाज ना सुनाई दे तो बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है। ओके मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में इंडियन फिलोसफर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जीवन परिचय, तत्व मीमांसा, तर्क मीमांसा, आचार मीमांसा, शैक्षिक दर्शन, शिक्षा निकेतन से विश्व भारती, शिक्षा दर्शन के मूलभूत सिद्धांत, साहित्यिक रचनाएं, शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, शिक्षण विधियां, अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी तक हम लोग जान चुके थे। अब हम उसके आगे ही अध्ययन करेंगे। तो आज हम विद्यालय से शुरू कर रहे हैं कि गुरुदेव जी प्राचीन गुरुकुल आश्रम की भांति ही नगर के कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में ही विद्यालय को चाहते थे, ताकि जो शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रिया है वो प्रभावशाली हो। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही शिक्षा की साधना को अच्छे रूप से अग्रसर कर सके। इन्होंने कहा था कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे, अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करे, जिसमें उसके राष्ट्र की झलक दिखाई दे। कहीं ना कहीं उसमें सभ्यता और उसकी संस्कृति भी दिखाई देनी चाहिए। तो इनका एक जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उसकी संरचना भी कुछ ऐसी ही है। विश्व भारती में दो भागों में बांटा गया है। विश्व भारती को हम कह सकते हैं, एक श्री निकेतन और दूसरा है शांति निकेतन। श्री निकेतन में और शांति निकेतन में दोनों में ही शिक्षाएं दी जाती हैं, और दोनों ही जो विश्व भारती है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं पेड़ पौधों हरियाली है पूरी तरह यहाँ पर। और उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था है जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने समय में बताई थी। तो इसमें एक विभाग है, इसमें हम जो विभाग है उनके बारे में कुछ बात करेंगे, उनको जानेंगे कुछ विभागों के बारे में। जिसमें पहला है जो मृणालिनी आनंद पाठशाला है, ये शांति निकेतन में स्थित है। इसमें केजी के बच्चों को शिक्षाएं दी जाती, मतलब बहुत छोटे बच्चों को शिक्षाएं दी जाती, क्योंकि विश्व भारती एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा सभी प्रदान की जाती है। और ऐसे ही एक श्री निकेतन में भी पाठशाला है जिसका नाम है संतोष पाठशाला, जिसमें भी केजी की कक्षाएं चलती हैं। फिर माध्यमिक विद्यालय के लिए शांति निकेतन में पाठ भवन है, जो कि आवासीय है और यहाँ सह शिक्षा भी दी जाती है। ये 10 तक के छात्रों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती, कक्षा 1 से 10 तक के लिए छात्रों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसी तरीके माध्यमिक शिक्षा के लिए श्री निकेतन में है शिक्षा सत्र, जो कि जहाँ पर 1 से 10 तक के छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। ये भी एक सह शिक्षा संस्था है। उसके बाद है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए शांति निकेतन में उत्तर शिक्षा सदन है। ये एक आवासीय और सह शिक्षा संस्था है। यहाँ पर कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। अब इसके बाद शांति निकेतन में एक विद्या भवन है। ये विद्या भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस से रिलेटेड है ये। यहाँ पर ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेस में स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही यहाँ पर उससे संबंधित शोध कार्य भी किए जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक और शिक्षा भवन है
जहाँ जिसको जो कि शांति निकेतन में ही स्थित है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। इसमें भी यहाँ पर भी स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, डिग्री सभी तरीके की व्यवस्था है। पाठ्यक्रम इस तरीके का पाठ्यक्रम है और यहाँ पर भी शोध कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है कला भवन, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि कला और साहित्य को ये काफी महत्व देते थे, क्योंकि ये कहते थे कि कहीं ना कहीं कला हमारे अंदर संवेदनशीलता को जागृत करती है। तो इसमें यहाँ पर एक कला भवन का है निर्माण है शांति निकेतन में। यहाँ पर भी यहाँ पर स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर भी शोध कार्य इससे संबंधित किए जाते हैं। इसके बाद एक संगीत भवन है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा से रिलेटेड है। ये भी शांति भवन में ही, शांति निकेतन में ही स्थित है। यहाँ संगीत में स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उससे संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग एजुकेशन के छात्र हैं, तो हमें पता तो यहाँ पर जो विश्व भारती है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है उसका नाम है विनय भवन। यहाँ पर जो बीएड और एमएड के कोर्स कराए जाते हैं और शिक्षा से संबंधित शोध कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। ये शांति निकेतन में स्थित है। अब यहाँ पर एक रविंद्र भवन है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ टैगोर साइंसेस, म्यूजिक एंड ऑर्चोल्स है। मतलब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साहित्य उपलब्ध है, उनसे संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं। और एक है रूरल एक्सटेंशन सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूज एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, ये आपका श्री निकेतन में स्थित है। यहाँ पर ग्रामीण युवकों की साक्षरता से संबंधित कार्य, साक्षरता और उनके सामाजिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा कार्य किए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि ग्रामीण महिलाओं को, उनके कौशलों को, ताकि वो अपने जीवन यापन को अच्छे तरीके से कर सकें। इसके लिए उन्हें हस्त कौशल से संबंधित शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा से संबंधित भी शोध कार्य होते हैं। अब इसके बाद है एक शिल्प भवन है, सेंटर ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज है, जो कि श्री निकेतन में स्थित है। ये हैंडलूम से संबंधित वर्क यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, वुड वर्क सिखाया जाता है, पॉटरी, हैंडमेड पेपर बनाना सिखाया जाता है, उससे संबंधित डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब है पल्ली चर्चा केंद्र, ये है सेंटर ऑफ रूरल स्टडीज, यहाँ ये श्री निकेतन में स्थित है। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट से संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें परास्नातक कराया जाता है। ये ग्रामीण लोगों की आर्थिक समस्याओं से संबंधित यहाँ पर शोध कार्य किए जाते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, जो कि श्री निकेतन में स्थित है, यहाँ पर सोशल वर्क से संबंधित आपको मास्टर और डिग्री कराई जाती है, मतलब स्नातक और परास्नातक कराया जाता है और उससे संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं। अब एक है पल्ली शिक्षा भवन। पल्ली शिक्षा भवन ये कोई शिक्षा से रिलेटेड नहीं, बल्कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है। ये श्री निकेतन में स्थित है। यहाँ पर कृषि में स्नातक और परास्नातक कराया जाता है और कृषि से संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है। एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर, ये श्री निकेतन में स्थित है। यहाँ कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र से संबंधित शोध कार्य किए जाते हैं। और उसके बाद है शिक्षा चर्चा, प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर श्री निकेतन में स्थित है। यहाँ प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते थे कि ग्रामीण उत्थान से ही, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान से ही राष्ट्र का उत्थान हो सकता है, राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, राष्ट्र को उच्च स्तर पर ले जाया जा सकता है। इसलिए इनके इंस्टीट्यूट्स में काफी कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए उससे ज्यादा कराए जाते हैं या उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं हम आगे की जन शिक्षा की। तो जन शिक्षा में रविन्द्रनाथ टैगोर जी मानते थे कि जन शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति जो थी
वो ब्रिटिश साम्राज्य की थी और उस समय कहीं न कहीं हमारे देश में साक्षरता की दर बहुत कम थी। तो ये चाहते थे कि सभी व्यक्ति जो हों वो शिक्षित हों। इन्होंने उस समय की तत्कालीन स्थितियों को देखा था बहुत ही ज़्यादा और साथ ही ये जानते थे कि पाश्चात्य देशों की इन्होंने वैभवशाली जीवन को भी देखा था। तो जानते थे कि जो हमारे देश के पिछड़ेपन का कारण जो है वो कहीं न कहीं अशिक्षा है। इन्होंने जन शिक्षा की बात की है और तो ये कहते हैं कि गाँव और शहर के सभी बच्चों के लिए सामान्य समान और सामान्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए या व्यवस्था की जाए, ताकि ग्रामीण और शहर में रहने वाले जो भी बच्चे हैं या जो भी बालक हैं वो समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें। और उस समय की व्यवस्था और आज भी कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 70% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये कहीं न कहीं ग्रामीण जीवन की समस्याओं को जानते थे और कहते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो ग्रामीण जीवन की समस्याओं को उसमें विशेष स्थान दिया जाए, ताकि कहीं न कहीं उनकी समस्याओं को शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सके। गुरुदेव के अनुसार भारत का उत्थान ग्रामोद्धार द्वारा ही संभव है। कहीं न कहीं ग्राम का जब उत्थान होगा, ग्राम जब आगे बढ़ेंगे, ग्रामीण व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, वो शिक्षित होंगे तो कहीं न कहीं हमारे देश का भी उत्थान होगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अशिक्षित प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए भी इन्होंने कहा था कि अशिक्षित प्रौढ़ जो हैं उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए ये कहते थे कि रात्रि में पाठशालाएँ रात में पाठशालाएँ चलाई जाएँ और कहीं न ये कहते थे कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं या प्राथमिक पाठशालाएँ हैं, उनके जो शिक्षक हैं और जो माध्यमिक पाठशालाओं में जो शिक्षार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें प्रौढ़ों को शिक्षा देनी चाहिए। तो वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि रात्रि के समय वो जो है वो प्रौढ़ों को शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में या फिर शहरी परिवेश में भी ज्यादातर देखा गया है कि लोग सुबह से शाम तक अपने कार्य को करते रहते हैं, तो उनके पास पढ़ने के लिए इतना वक्त नहीं हो पाता, तो उनके लिए कहीं न कहीं रात्रि की पाठशालाओं को चलाने की बात कही गई थी, ताकि वो अपने व्यवसाय को भी कर सकें और साथ ही साथ कहीं न कहीं शिक्षा भी ग्रहण कर सकें। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा की। तो स्त्री शिक्षा में इनकी जो सोच थी वो काफ़ी अच्छी और व्यापक आप मान सकते हैं। इन्होंने स्त्री के शिक्षा के महत्व को पूर्ण रूप से स्वीकारा था। ये कहते थे कि लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कहते थे कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है या किसी भी देश को आगे बढ़ना है, तो वहाँ पर अगर स्त्री और पुरुष कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी वो देश आगे की ओर अग्रसर हो पाएगा। इसीलिए ये कहते थे कि स्त्री शिक्षा भी जरूरी है, अनिवार्य है। तो ये प्राथमिक शिक्षा में लड़के और लड़कियों के लिए समान शिक्षा की बात करते थे कि प्राथमिक स्तर पर लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा देनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर ये लड़कियों के लिए कहते थे कि गृह विज्ञान जो है वो अनिवार्य विषय के रूप में होना चाहिए, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जब भारत आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश कालीन था, तो इनका मानना था, तो उस समय की सोच के साथ इनका मानना था कि जो इस लड़कियों के लिए है वो गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पत्नी और जो माताओं की भूमिका निभाती हैं, इसके लिए गृह विज्ञान की शिक्षा को ये माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य मानते थे। अब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उच्च शिक्षा में ये लड़के और लड़कियों को समान शिक्षा देने की ही बात करते थे। लड़के और लड़कियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए समान अवसर और समान सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये दोनों के लिए ही समान सुविधाओं की भी बात करते थे। और गुरुदेव एक तरीके से सह शिक्षा के पक्ष में तो नहीं थे, ये को एजुकेशन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कहते थे कि अगर कोई जगह ऐसी है या कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर लड़कियों के लिए विद्यालय उपलब्ध ना हो, तो उस जगह पर ये कहते थे कि वहां पर ये सह शिक्षा को भी कहीं ना कहीं अनुमति देते थे। ये कहते थे कि वहां पर लड़कियां लड़कों के साथ पढ़ सकती है, सह शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं।
अब व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं, तो व्यावसायिक शिक्षा क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति वहाँ के व्यवसाय पर निर्भर करती है, आर्थिक विकास वहाँ के व्यवसाय पर निर्भर करता है, तो ये व्यावसायिक शिक्षा के पक्षधर भी थे। और भारत जो था कृषि प्रधान देश था, तो ये कहते थे कि यहाँ पर कुटीर उद्योग के लिए, कृषि के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो देश की आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा को ये आवश्यक मानते थे। क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो कुटीर उद्योग को भी ये मानते थे कि कुटीर उद्योग के लिए भी हमें शिक्षा दी जानी चाहिए, कृषि और कुटीर उद्योगों के लिए। और साथ ही साथ ऐसा नहीं था कि ये तकनीकी या विज्ञान के पक्षधर नहीं थे। ये कहते थे कि ऐसा नहीं कि आपको विज्ञान और तकनीकी से देश को वंचित रखना है। ये कहते थे कि कुछ उद्योगों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था को शिक्षा की व्यवस्था को अनिवार्य मानते थे। ये समझते थे कि उस संबंध में भी शिक्षा जरूरी, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश तो ये धर्म शिक्षा में जो ये कहते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानवतावादी की सोच रखते थे, कहीं ना कहीं ये कहते थे कि मानव के प्रति संवेदनशीलता को मानते थे, तो ये अंधविश्वास, पूजा पाठ, आडंबर और कर्म कांड के विरोधी थे। इन्होंने स्पष्ट कहा था कि सच्ची धार्मिकता जब तप में नहीं है, मनुष्य को मनुष्य मानने में है, मानव मात्र की सेवा करने में और विश्व कल्याण की भावना में है, विश्व भर में एकात्म की भाव को अनुभूति करने में है। तो हम कह सकते हैं कि इनका दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था, कि ये सिर्फ अंधविश्वास को, पूजा पाठ मात्र को धर्म शिक्षा नहीं कहते थे। ये कहीं ना कहीं मानव मात्र की सेवा करना, विश्व कल्याण की भावना को रखना, और इस तरीके की शिक्षा को ये कहते थे कि ऐसी शिक्षा धर्म शिक्षा है। और कहीं ना कहीं ये सेवा, जो मानव की सेवा की भावना है, उसको ही कहीं ना कहीं उच्च धर्म के रूप में या सच्चा धर्म मानते थे। इसलिए ये लोगों की सेवा करना और समाज के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं स्त्री शिक्षा को भी बल देते थे। और प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति के प्रति संवेदनशील हो, प्रकृति को आप समझें, मानव को समझें, उनके प्रति संवेदनशील रहें। तो इस तरीके की शिक्षा को ये धर्म शिक्षा के रूप में जानते थे, मतलब मानते थे। अब हम इनके शैक्षिक दर्शन का मूल्यांकन करेंगे कि इन्होंने जो शैक्षिक दर्शन अभी तक हमने इनका जाना है कि ये किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की बात करते थे, किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे, कैसा विद्यालय चाहते थे, कैसे शिक्षक और शिक्षार्थी चाहते थे। तो उसके मूल्यांकन के विषय में अब हम समझेंगे कुछ बातें। अब शिक्षण विधियों की बात करते हैं, तो इन्होंने कई शिक्षण विधियां दी थी। कोई शिक्षण विधि का निर्माण नहीं किया था, लेकिन जो इन्होंने शिक्षा पढ़ाने के लिए जिन शिक्षण विधियों के प्रयोग की बात की थी, वो कहीं ना कहीं प्राचीन शिक्षण विधियों से कहीं ना कहीं प्रभावित थी। जैसे कि मौखिक विधि, क्रिया विधि। और मौखिक विधि तो बहुत ही प्राचीन विधि है। क्रिया विधि को आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन परिवेश में भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई देती है। तो इनकी शिक्षण विधियां प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव हमें आज भी इसका देखने को मिलता है, क्योंकि आज के समय में भी जो शिक्षण विधियां हैं, कहीं ना कहीं इनका प्रयोग होता है। मौखिक विधि के रूप में हम देख सकते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में इनका प्रयोग किया जाता है। और कहीं ना कहीं भ्रमण विधि का भी प्रयोग किया जा रहा है आजकल बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि वो चीजों को देखें, समझें, जाने। इस तरीके की इनकी शिक्षण विधियों को कहीं ना कहीं आज के समय में प्रभावशाली माना जाता है। अनुशासन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं दंड के खिलाफ रहे हैं। हमेशा ही इन्होंने कहा है कि दंड देने से छात्र जो होते हैं उदंड हो जाते हैं और उनका स्वभाव विरोधी हो जाता है। तो लेकिन आज के परिवेश में देखें, और नहीं, उस समय भी इनका काफी मनोवैज्ञानिक रूप से इनका सोचना था कि सभी में व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और व्यक्तित्व विभिन्नताएं पाई जाती तो उनके अनुसार ही हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर हम विद्यालय की बात करें तो समूह में शिक्षण दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक के लिए इसको देने में कठिनाई आती, व्यक्तित्व विभिन्नताओं के अनुसार कहीं ना कहीं शिक्षक को कठिनाई आती है।
प्रत्येक छात्र को अलग अलग तरीके से हैंडल करने में, उनके अनुसार पढ़ाने में। अगर वो ऐसा करेंगे तो वो कहीं न कहीं अपने कोर्स को या उस अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाएँगे। और दंड व्यवस्था इन्होंने बात की, तो कहीं न कहीं ये प्रेम और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए, इनका मानना था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम दंड नहीं देंगे, तो छात्र को कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसने गलत किया है, उसका आचरण अनुचित है। तो कहीं न कहीं वो अनुचित आचरण से बचने के लिए अनुचित आचरण ना करे, इसके लिए कहीं न कहीं दंड की व्यवस्था भी ज़रूरी है। अब शिक्षक की बात करें, तो शिक्षक को ये ज्ञानी, संयमी और शिक्षार्थियों के प्रति समर्पित मानते थे। तो इनका ऐसा था, ये व्यतीत विभिन्नताओं को समझे, उनके अनुसार उनको शिक्षा दें, सदैव प्रेम और सहानुभूति में सहयोग में व्यवहार करें। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो शिक्षक इस तरीके से ये बात सही है कि शिक्षक ऐसा ही होना चाहिए। प्रेम और सहानुभूति और सहयोग की भावना उसमें होनी ही चाहिए, और ये कहीं न कहीं आज भी इस बात को पूर्ण रूप से माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्य के रूप में भी इस बात को कहीं न कहीं माना जाता है, और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें भी हमें यही सिखाया जाता है कि हमें अपने छात्रों के प्रति कहीं न कहीं सहयोग और सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यालय की। तो विद्यालय को इन्होंने कहा था कि विद्यालय ये परंपरागत गुरुकुल विद्यालय के रूप में देखते थे, जो कि प्रकृति में जन कोलाहल से दूर होने चाहिए, ताकि वहां पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों अपने कार्य को सही रूप से संपादित कर सके। लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो अगर विद्यालय क्योंकि इतने अगर विद्यालय को हम जन कोलाहल से दूर रखें, या फिर कह सकते हैं प्रकृति की गोद में रखने के लिए, तो अगर हम वर्तमान परिवेश में देखेंगे तो शहरी व्यवस्था है। तो अगर ऐसी व्यवस्था होगी कि जन कोलाहल से वो दूर होगा, तो कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएँगे, क्योंकि विद्यालय उनकी पहुँच से कहीं दूर हो जाएँगे। तो इस वर्तमान परिवेश में तो ये मुमकिन नहीं है, या कह सकते हैं इतना आसान नहीं है कि प्राचीन समय की तरह ही इस समय भी विद्यालय को जन कोलाहल से दूर रखा जा सके, क्योंकि सर्वसुलभ शिक्षा के लिए वो कहीं न कहीं उन्हें शहरों के बीच में ही बनाना पड़ेगा, ताकि सभी शिक्षार्थी वहां तक पहुंच सके और विद्या ग्रहण कर सके या शिक्षा ग्रहण कर सके। स्त्री शिक्षा के संबंध में इनकी सभी बातें बहुत अच्छी रही, कि इन्होंने स्त्री की शिक्षा के लिए पुरुषों के समान ही स्त्री की शिक्षा करने पर जोर दिया, और साथ ही साथ ये भी माना कि स्त्रियों को भी लड़के और लड़कियों को समान अवसर और समान सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन जब ये माध्यमिक स्तर की बात करते हैं, तो माध्यमिक स्तर पर ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए जो गृह विज्ञान की शिक्षा है, ये अनिवार्य होनी चाहिए। अगर ऐसी शिक्षा, गृह विज्ञान की शिक्षा माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य कर दी जाएगी सिर्फ लड़कियों के लिए, तो कहीं न कहीं व्यक्तित्व विभिन्नताएं, कहीं न कहीं जो ये बात करते थे कि अगर सब बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, तो उनके अनुसार कहीं न कहीं शिक्षा ग्रहण इस तरीके की ये शिक्षा कहीं न कहीं उन पे थोपी जाएगी। अगर उनमें कुछ और समझने की, कुछ और करने की काबिलियत होगी, तो वो कहीं न कहीं रुक जाएगी। तो स्त्री शिक्षा में ये बात सही नहीं लगी कि माध्यमिक स्तर पर सिर्फ लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। बल्कि स्त्री और पुरुषों को अगर समान शिक्षा दी जा रही है, तो वो प्रत्येक स्तर पर समान होनी चाहिए। और ये इनका दार्शनिक मूल्यांकन हमने कर लिया। अब भारतीय शिक्षा पर इनके दिए गए इनके दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। गुरुदेव ने शैक्षिक चिंतन और प्रयोग का प्रभाव आज की भारतीय शिक्षा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज पूरे देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषाएं हैं। तो हमने आज देखा है कि आज की जो नीति है, जो हमारी नई शिक्षा नीति, ये कहीं न कहीं मातृभाषा में ही शिक्षा देने पर जोर जोर दे रही है। 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, जो प्राथमिक बच्चों के लिए है शिक्षा, हो वो मातृभाषा पर हो। तो कहीं न कहीं ये जो इनकी एक आप कह सकते हैं एक दर्शन था, जो शिक्षा के प्रति ये चाहते थे कि जो शिक्षा का माध्यम हो, मातृभाषाएँ हो, वो कहीं न कहीं आज भी देखने को मिलता है। ये विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देना चाहते थे। तो हम आज भी देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व में
भाषाओं और कौशल का ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। आज कई विश्वविद्यालयों में देख सकते हैं कि अन्य देशों की भाषाएं भी सिखाई जाती हैं। और ये जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, मानव धर्म की शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था, इसके लिए सर्वप्रथम इन्होंने काफी प्रयास किया था, क्योंकि उस समय की बात की जाए तो उस समय में ऐसा सोचना काफी बड़ी बात रही थी, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश काल था और कहीं ना कहीं हमारा देश जो कट्टर धार्मिकता नहीं, लेकिन हाँ ये कह सकते कि धर्मों में बंधा हुआ था। तो इस तरीके धर्मों में बंधा हुआ, तो उस समय ऐसा सोचना कि मानव मात्र की सेवा ही धर्म है, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्व बहुत प्राचीन संस्कृति रही है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको कहीं ना कहीं ये पुनः जागृत कर रहे थे। तो इनके लिए डॉक्टर मुखर्जी के कुछ शब्दों में इन्होंने कहा है, डॉक्टर मुखर्जी ने अपने शब्दों में टैगोर जी के लिए कुछ कहा है। टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगाम्बर थे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में जो आधुनिक शिक्षा है उसमें इनकी छाप अच्छे से देखी जा सकती है। जो इन्होंने उस समय की परिस्थितियों में रहकर भी भविष्य के बारे में सोचते हुए जो कुछ कहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं इन्हें आधुनिक शिक्षा का निर्माता भी कहा जा सकता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का निर्माता कहा जा सकता है। ये रही रेफरेंस। और थैंक यू क्लास, थैंक यू सर, आप लोगों ने इतने पेशेंस से सुना। आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रेफरेंस एक बार फिर से ओपन कीजिए। ओके सर। मैम यहाँ पे अंतिम में जो पेज नंबर लिखे हैं उसके बाद डॉट नहीं लगाए आप। किसी में डॉट नहीं। ओके मैम, लगा देंगे। हाँ, इसमें डॉट लगाना पड़ेगा। और ठीक है, और थोड़ा टाइपिंग इधर इसमें देखिएगा, जैसे आपका सेकंड सर, हाँ ओके ओके। हाँ सर, द्वितीय संस्करण में वो सर टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन वो वैसी ही आ रही थी, सही नहीं हो रही थी उसमें। हाँ, आपने रेफरेंस में रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और भी बहुत सारे दार्शनिक हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स आप लोग देख सकते हो, लेकिन आपने कुछ कम बुक्स का अध्ययन किया है। जी सर। हाँ, अब प्रेजेंटेशन देने का मतलब हम आपको कई बार भी बताए हैं, कोई भी टॉपिक देने का मतलब यही होता है कि आप कितना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर 2 या 3 या 4 बुक्स के अलावा भी अगर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट टॉपिक होते हैं जो नहीं मिलते हैं हर जगह, उन पे सीमित ही बुक्स प्राप्त होती हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। अब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पे बहुत सारा बुक्स आप देख सकते हो, इनसे बहुत सारा मैटर आपको मिल जाएगा, जा सकता था। इसलिए आपको बहुत सी बुक्स को देखना चाहिए था। जैसे जिस समय क्लासेस हो रही थी ऑफलाइन, उस समय लाइब्रेरी का विजिट कर सकते थे, वहाँ से बुक्स हैं। ऑनलाइन आप जा कर के बुक्स कई सारी PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। रिसर्चेज हुई हैं, थीसिस हुई हैं, वहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते थे, कुछ और भी नई चीज़ें ढूंढ कर ला सकते हो। क्योंकि बुक्स में जो दिया गया है वो मैं भी पढ़ लूँगा, आपके जो साथी हैं वो भी पढ़ लेंगे, उतना एक बुक्स के नॉलेज का उतना तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब अलग से आप और कुछ ले आओगे तो और भी बेहतर उनको सीखने और पढ़ने में अच्छा लगेगा। जो भी आपके सहपाठी हैं और जो भी आप यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, तो यूट्यूब पर जो भी पढ़ना चाहेगा तो वहाँ से उनको भी अच्छा लगे, उनको और भी जानकारी होगी और भी कोशिश करेंगे। तो यही कोशिश करनी चाहिए थी। चलो ठीक है, जितना हुआ है बेहतर हुआ। ओके, और किसी को फीडबैक देना हो तो आप दे सकते हो। क्लास फीडबैक दे दीजिए। और
क्वेश्चंस जो भी हो क्वेश्चन आपके वो पूछ लीजिएगा। हाँ, स्लाइड ये पलट दीजिए और थैंक यू की स्लाइड ओपन कर दीजिए और क्वेश्चन शुरू कर ओके सर। क्वेश्चन शुरू कीजिए और फीडबैक दे देना है जिसको। हाँ, एनीवन। मैम अपनी स्लाइड शुरू से एक बार फिर से दिखा दीजिए। ओके मैम। बिल्कुल शुरू से आपको देखनी है या फिर जीवन परिचय से खोल दें हाँ, आपके यहीं लिए? से जहाँ से मैटर है वहीं से स्टार्ट करो। ओके सर। आगे बढ़े मैम। हाँ दिख रहा है, हाँ धीमे धीमे बढ़ते जाइए तो मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का सा गैप देखो। हम्म। मैम आपकी स्लाइड रुक गई है, मुझे नहीं रुकी हुई दिख रही है, सभी को दिख रही है। रुक गई है, रुकी हुई है अभी। रुक गई है। चलो ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए तब तक और या फीडबैक दे दीजिएगा पहले। ओके, बोलिए। ओके ओके सर, ये स्लाइड शो करती तो उसी में मतलब मुझे मतलब किसी स्लाइड में पूछना था, इसलिए मैं शो करा रही थी। हाँ सर फीडबैक में मैं पहली बात तो ये देना चाहूंगी, बहुत अच्छा। पहली बात प्लस पॉइंट में है कि पढ़ाया बढ़िया है, और निगेटिव पॉइंट में थोड़ा बहुत है, ज्यादा इतना वो नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो ये हर पॉइंट पे कह रही थी, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। हाँ, ओके। ये एक ऐसा शब्द है जो अप्रत्यक्ष रूप को दिखाता है। कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां प्रत्यक्ष बात ना कही गई हो, बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जहां पे प्रत्यक्ष रूप से पूरी बात कही है वहां पर भी इन्होंने कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग किया है। वह थोड़ा सा अनुचित प्रतीत हो रहा है। भाषा के उद्यमिता या भाषा के जो प्रखरता होता है उसमें कमी कमी दर्शाता है। तो इसको थोड़ा सा सही करना है। और स्लाइड में किसी किसी स्लाइड में, सारी स्लाइड अच्छी है, किसी किसी स्लाइड में जो हेडिंग है वो बहुत ज्यादा मोटी है और जो उसका अंदर का वो लाइन वो है वो बहुत छोटा है। तो इसका भी एक बैलेंस बना रहना चाहिए। हेडिंग और अंदर के मैटर को इतना अधिक अंतर नहीं कर देना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा दिखे और एक दिखे ही ना। हाँ, ये भी ठीक है। और सर बाकी इनका अच्छा था। सर एक क्वेश्चन भी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गुरुदेव शब्द से किसने संबोधित किया? हाँ, स्वाति। स्वाति, आप जवाब देना चाहोगे? स्वाति मैम, आपने मेरा क्वेश्चन सुना? आई थिंक उनकी फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई। यस सर, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। हाँ,
गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने सब सर्वप्रथम दी थी इनको। सर किस सन में दी थी? हाँ, सन सन तो क्लियर नहीं है। 1919 में दी थी, नहीं, अप्रैल 1919 में। हाँ, अब वर्ष 1919 में इनके जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ इसी समय दी थी। और उसी समय जब इसी समय मिली थी सर। नहीं, हाँ उसी समय मिली थी। और नाइटहुड की उपाधि उनको मिली थी, जो सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इनको प्रदान की थी नाइटहुड की उपाधि। सर कब तो इन्होंने छोड़ी थी, जलियांवाले बाग हाँ, के टाइम जलियांवाला, पे इन्होंने छोड़ हाँ उसी समय सर, और इन्होंने नाइटहुड की उपाधि नाइट इन्होंने उपाधि छोड़ी थी। वापिस कर दी और थी। इनको उपाधि जो दी थी वो 1919 अप्रैल में दी गई थी। हाँ, ठीक है। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू। सर सॉरी, नेटवर्क कनेक्शन हो गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। हेलो, आप पूछ हाँ लीजिए। बोलिए सर। वॉइस आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जैसा कि आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ाया, इनके दर्शन को समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छा पढ़ाया। हमारे देश में महान दार्शनिक हुए, जैसे आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताया, गांधी जी, जय कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद। अपनी अपनी सभी ने विचार दिए, लगभग सभी ने शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी अपनी विचारधाराओं को दिया। क्या कारण है कि आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं अन्य देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत पिछड़ा हुआ, चाहे इंडेक्स, चाहे आप रैंकिंग देखें तो। हाँ, देखिए, हाँ देखिए, ये बात सही है कि बहुत सारे हमारे देश में दार्शनिक हुए, बहुत सारे महान व्यक्ति हुए। उन्होंने अपनी बहुत सारे दर्शन के माध्यम से शिक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव भी दिए। और ऐसा नहीं है, आज भी कई जो नीतियां आ रही हैं वो भी शिक्षा से संबंधित कहीं ना कहीं सुझाव दे रही हैं। लेकिन हम इनका जमीनी स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं इनका इम्प्लीकेशन इतना अच्छा नहीं रहा है आज भी हमारे देश में। यही एक वजह कह सकते हैं, एक बड़ी वजह कह सकते हैं कि ये रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश आज भी काफी पिछड़ा हुआ दिखाई देता है हमें अन्य अन्य देशों की अपेक्षा। अच्छा, और कोई कारण? और कोई कारण तो सबसे बड़ा कारण तो मैं यही मानती हूँ कि जिस चीजों को जैसे हमारे देश में इम्प्लीकेशन करना चाहिए था, जैसा उन्हें करना चाहिए था, वैसे हुआ नहीं उस तरीके से। आज भी देखा जाए तो उस तरीके से, जबकि इनके दिए गए दर्शन और इनके दिए गए सुझाव को कई देशों ने अपनाकर अपने देश की व्यवस्था को ठीक किया हुआ है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं विवेकानंद जी के विचार से अन्य देश भी काफी प्रभावित रहे हैं, सिर्फ भारत की बात ना की जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचारों से भी अन्य देश प्रभावित रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए क्योंकि उन्होंने उसे अपने देश में कहीं ना कहीं कमियों को देखकर लागू किया, लेकिन हमारे देश में इस कमियों को देखकर लागू करने की व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत कम रही है। और एक राजनीतिक कारण तो सबसे बड़ा कारण रहा है, कारण है हमारे देश का, जिसमें इस व्यवस्था को आज भी मतलब सही से लागू ना कर पाना। क्योंकि हमारे जो भी शिक्षा नीतियां आई हैं उनमें भी काफी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज भी प्रभावपूर्ण रूप से हमारे पूर्ण देश पर लागू नहीं की गई हैं। हमारे देश की जाति व्यवस्था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातियों के बीच होने वाला अक्सर कर संघर्ष, जो वर्ग संघर्ष आप कह सकते हैं, ये भी काफी देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं हमें पीछे ले जाने में एक तरीके से हमें पीछे ही ढकेल रहा है, आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रोकता है। जहां रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें, इन्होंने मानव के प्रति संवेदनशील, मानवता की भावना, और जय कृष्णमूर्ति की बात करें तो इन्होंने भी मानवता की बात कही है कहीं ना कहीं। लेकिन जो हमारे देश में देखा जाए तो हमने कहीं ना कहीं मानवता से पहले धर्म को रख दिया है, जिसके कारण हम पहले लोगों के प्रति संवेदनशीलता को देखने से पहले उनके वर्ग को देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इस व्यवस्था को जब इस तरीके की व्यवस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं हम पीछे ही जाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इनके द्वारा दिए गए विचारों को अपनाना चाहिए, उसी तरीके जैसे अन्य देशों ने भी इन्हें कहीं ना कहीं अपनाया है।
ठीक है, अच्छा। हाँ, यही हो सकता है कि जैसे हमारा जो भारत है, हम लोगों ने अंधविश्वासों पर अधिक, जो धर्म है, धर्म को अंधविश्वासों पर अधिक उस पर आश्रित कर दिया है। कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते थे कि हमें धर्म को तो मानना है, धर्म में इसमें है अंधविश्वास, पूजा पाठ, जो आडंबर युक्त विधियां हैं और कर्म कांड के, ये विरोध, पूर्णतः विरोधी थी। और ये कहते थे कि ये सच्ची धार्मिकता, सच्चा जो धर्म होगा वो जब तक नहीं है, धर्म का अर्थ यहाँ पर जब तक नहीं होता है। हम यहाँ पर मनुष्य को मनुष्य माने, मानव मात्र की सेवा करें, विश्व कल्याण की भावना करें। यहाँ पर विश्व कल्याण की भावना की बात कही है इन्होंने। और विश्व भर में एकात्म भाव की अनुभूति करें, ये इन्होंने बात दी है। और धर्म, यही इन्होंने बात की है। तो मतलब इसी प्रकार से हम अपने समाज को, अपने भारत को उच्च स्तर पर उठा सकते हैं। और भी हमारी जो जिम्मेदारी है कि हमें ये शिक्षा कौन देगा, उसकी जिम्मेदारी अध्यापक के ऊपर है। और ये अध्यापक अपने इस समय वर्तमान में कह सकते हैं अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अध्यापक को एक उस तरीके से जलते हुए दीपक की तरह ही मानते थे। जैसे जलता हुआ दीपक क्या होता है, एक दीपक जलता है और दूसरे दीपक को भी प्रज्वलित कर देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अध्यापक ऐसा भी होना चाहिए जो हमेशा अध्ययनशील रहे, मतलब स्वयं भी अध्ययनशील करता रहे और अपने शिक्षार्थियों को भी अध्ययन के लिए प्रेरित कर दे। जिस जैसे अगर एक दीपक जलेगा नहीं तो वो उसी दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता। उसी प्रकार से अगर अध्यापक अध्ययनशीलता का कार्य बंद कर देगा तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकता है। मीन्स शिक्षा का आदान प्रदान होगा। और यही कमी हमारे भारत में है कि जो अध्यापक हैं वो अपने कर्तव्यों का पालन ही नहीं करते हैं और बच्चों को केवल एक रोजगार के रूप में, एक पैसे के रूप में उसको, मीन्स एक 8 to 5 जितने समय की क्लास होती है, 9 to 3, उतने समय का एक ड्यूटी मानते हैं और उसके बाद में वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारे अध्यापक हैं, अध्यापक भी उन कर्तव्यों से हमें परिचित कराए और हमें उनके लिए आदर्श स्थापित करने की ओर बढ़ाएं। यही कारण हो सकते हैं। ठीक है सर, जैसे धर्म की आप बात बता रहे हैं, तो लगभग हर एक कंट्री में एक अपना लोगों का बेसिकली स्थानीय तौर पे धर्म या जाति होती है। जैसे कहीं यहूदी धर्म है, कहीं अलग अलग डिफरेंट धर्म है। लेकिन भारत में भी धर्म व्यवस्था या जाति व्यवस्था है। यहाँ पे लोगों के धर्म व्यवस्था और जाति व्यवस्था सर चढ़ के बोलती है। अगर पश्चिमी देशों की बात करें, वहां पे अगर कोई रिवोल्यूशन आया तो चीजें बहुत जल्दी लोग उस चीज को कैचअप कर लेते। लेकिन इंडिया में ऐसा क्या कारण है, लोग उसी के पीछे दौड़ते रहते? कैचअप नहीं करते हैं। मीन्स अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है, जैसे हम लोग समझने में काफ़ी देर कर देते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वहाँ के लोग जब उसको एनालाइज करते हैं कि ये सही हमारे लिए होगा या हमारे लिए हानिकारक होगा, उसी रूप में वो अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बोल, क्या बोल रहे जैसे हैं? सर इंग्लैंड की बात करें, बोल रहे हैं सर, हाँ, बोलो बोलो वहाँ पे बोलिए। जब पुनर्जागरण काल हुआ वहाँ पे भी चर्च व्यवस्था थी। और जैसे ही पुनर्जागरण काल हुआ वहाँ पे नई नई चीजों का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने एकदम से बहुत जल्दी उस चीज को कैच किया और बदलाव की तरफ लोग बढ़ गए, ना कि उस व्यवस्था में बंधे रहकर अपना काम किया। तो ऐसा इंडिया में रिवोल्यूशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। हाँ, यही कारण है। ठीक है, और किसी को पूछना है? टाइम हो रहा है। हाँ, कल कौन प्रेजेंटेशन करेगा? महात्मा गांधी और अरविंदो, दो टॉपिक आपके बचे हैं इंडियन फिलासफर के अंतर्गत। महात्मा गांधी किसका था, किसका है, और अरविंदो? सर जी मेरा प्लेटो है। अच्छा, जी सर। महात्मा गांधी और अरविंदो कोई प्रेजेंट ही नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अगर आप अनिल प्लेटो करना चाहो तो आप कर सकते हो।
तो सर जी लेकिन अभी कल नहीं करेंगे, क्योंकि कल उधर HOD सर के में जो क्वेश्चन आंसर सेशन लगा